नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 2022 का जो पेपर सुनिश्चित हुआ था 16/10/2022 में, उसका फर्स्ट शिफ्ट अर्थात प्रथम पाली का, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022। यानी कि आपको पता है वर्तमान में 6 और 7 सितंबर को आपकी पीईटी की परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है 2025 में। तो उसके लिए मैं आपके समक्ष ये आंसर की लेके आया हूँ उत्तरकुंजी मास्टर की। इसी के आधार पर आपका पेपर आएगा, बिल्कुल हूबहू आपका एकदम ऐसा ही पेपर देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ नहीं आए। और उसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अवश्य देखने को मिलेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपका देखो थोड़ा उसका आ गया है हड़प्पा से। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी, यानी कि जो डांस यानी कि नर्तकी थी कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए स्पेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाई है उसके लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो बात आती है। वो किसके लिए किया गया है आपका, देखिएगा वो कौन सी आपकी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का, मोम लोपी ढलाई का। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन पूछा जाता है, हालांकि ये बेसिक में से भी सरल, मतलब बेसिक में से पूछा गया है, बहुत से बच्चे से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका गौतम बुद्ध से एक अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक महात्मा गांधी जी से मिलेगा, ये आपके 100% देखने को मिलते हैं। एक आपका संविधान में राज्य के नीति निर्देश तब से मिलता है। तो कहाँ हुआ था आपका, निरंजना नदी पर। कहाँ, निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कमेंट करके बताना गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या है। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, किनको, गौतम बुद्ध जी को। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। यानी कि आपको पता है हर्षवर्धन सन 606 ईस्वी में लगभग जो इसकी आयु थी 16 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर विराजमान हुआ था। कहाँ, थानेश्वर की। और वहाँ से ये थानेश्वर से अपनी राजधानी इसने क्या बनाई, कन्नौज। यानी कि आपको पता है हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु पहले ही हुई थी, उसके बाद इसके बहन थी राजश्री, उनका अपहरण कर लिया था राजश्री। ठीक है, उसके बाद इसके भाई की हत्या कर दी गई थी, जो कौन थे, राज्यवर्धन। ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो बहुत ही परिस्थितियों के कारण आपको पता है 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने अपना राजपाट संभाला 606 ईस्वी में। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से बदल कर कहाँ कर ली, कन्नौज कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला चौथा, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी थी, मराठा साम्राज्य एक पद्धति प्रयोग किया करते थे, कौन सी, गुरिल्ला पद्धति या छापामार। इसमें क्या करते हैं, यह व्यक्ति रुक रुक कर, यानी कि कोई सामने वाला व्यक्ति आप प्रहार कर रहा है तो एकदम आप रुक गए और रुक कर एकदम उस पर वार करना, यानी कि एकदम लड़ते लड़ते रुक जाना और लड़ने के बाद एकदम शांत होकर एकदम अचानक से प्रहार करना हो, उसी को कहते हैं आपकी गुरिल्ला पद्धति। अगला 5वां क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। किसको, आपकी किसकी दिखाई थी, अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को दिखाई थी। तो ये तो बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शोड कीनेस इन इंट्रोड्यूस इन सोसाइटी। तो कौन सी आपकी, इंग्लिश। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कौन थे आपके, हजरत मोहिनी।
ठीक है। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कौन थे आपके? पूर्ण स्वराज। कौन थे आपके? हजरत मोहनी। अर्थात इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग रखने वाले। अगला क्या कहता है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था आपका? द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल, यानी कि बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया था किसने? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ठीक है। अगला, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमान के बीच अधिक एकता लाने का। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। कमेंट करके बताना कि खिलाफत आंदोलन किस सन में हुआ था। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि आपका देखो, द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशूज वाज टू ब्रिंग मोर यूनिटी एमोंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, समझ गए होंगे। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे मेरे से कह रहे थे सर इंग्लिश में बताना आप, थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम से थोड़ा उनको हिंदी कम समझने आती है, हालांकि ये नहीं, थोड़ा इसलिए थोड़ा मैंने इसमें बताया है। हालांकि इंग्लिश लिखी हुई है, आप देख सकते हो जो भी है, इसमें आपकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? कौन सा था? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो देखो उसमें दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाई होम एमंग द फॉलोइंग? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, पहली बात तो बता दूं, लक्षद्वीप क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो इसने क्या पूछा है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? कावरत्ती, या कवरत्ती बोल देते हैं। कावरत्ती लक्षद्वीप की कौन सी है आपकी राजधानी? ठीक है। लक्षद्वीप में देखो मुख्य रूप से बता दूं, मलयालम भाषा भी बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, और ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि लक्षद्वीपों में, आप मुझे कमेंट करते हैं लक्षद्वीपों में कि लगभग द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 35 है, या 36 है, या 37, या 38? कमेंट करके बताना कि लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या आखिर कितनी है। ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? किसमें? थार मरुस्थल। ठीक है। कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला, विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? कितने में? 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? रुग्णता नहीं है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन। यानी कि बताया जाता है अमेजन जो वन है, इससे लगभग 20% ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। पूरे दुनिया में 20% ऑक्सीजन की इस पर उत्पत्ति होती है। लगभग ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन आपके मिनिमम 20% तो होती ही है ऑक्सीजन। अगला, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की गई थी? कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी? 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है। ऐसे ही आपकी 5-5 वर्ष का अंतराल है, किसी में 3 का है, किसी में 4 का है, 2 वर्ष का आपका गैप भी है। तो इसलिए आपकी लगभग ये आपकी लास्ट 2012 से लेके 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है। ठीक है। तो आपका विकास के जो उद्देश्य यानी कि स्थिरता के साथ विकास है, वो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा गया है। अगला,
निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? किसमें? निजी क्षेत्रों में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो बोला हुआ हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो एम एस स्वामीनाथन। अगला 19, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, अर्थात यह ऑप्शन सही है। अगला 19 के बाद 20, 1991 में आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? वैश्वीकरण था, अर्थात यह सही है। 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? द्विस्तरीय सरकार आपका, यानी कि दो सरकार आपके भारत को नहीं चला सकते, अर्थात द्विस्तरीय सरकार इसका सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, हिंदी में बोलते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? कहाँ से? मैंने बताया था ना, यही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयरलैंड से। यदि आयरलैंड से थे तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यह पूछा जाता है हर एक PET की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, अर्थात 23 का यह सही है। अगला, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति होती है? विधानमंडल के उत्तरदायी होती है। अगला, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, अर्थात 25 का सही है, 3 स्तरीय। अगला, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? यह तो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ते आते हैं। हालांकि क्लास 6 में ना बता के इतना, लेकिन 12 तक तो ये बहुत बताया जाता है फिजिक्स में। तो 1 हॉर्स पावर में लगभग 746 वाट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन भी है, बहुत बेसिक भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी? पानी का भाप में रूपांतरण। तो उसने तो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल रिएक्शन? तो कौन सा नहीं है आपका? कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अगला, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? ये वेरी बेसिक है, मसूड़ों का। नेक्स्ट, फिलोम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ आपका प्रयोग किया जाता है? आपका कार बैटरियों में। विच एमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, अर्थात एसिड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? तो वो मैथ आ गया, सॉल्व नहीं करूँगा, केवल मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? तो 7/8। अगला, 6.73 का क्यू माइनस का 4.38 का क्यू नीचे ही है। तो मैं बता दूं, ऊपर का AQ माइनस का BQ का फॉर्मूला पुट कर दें, और जैसे ही आपका पुट हो जाएगा तो नीचे संख्या से ये सारा कट जाएगा, बचेगा क्या? A माइनस B, अर्थात 7.3 माइनस का 4.38 में से घटाओगे तो आपको 2.35 ही प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना कुछ नहीं है। अगर ये फॉर्मूला पुट होता है, यदि हम माइनस का चिन्ह लगा तो घटा दें, प्लस का है तो जोड़ते हैं, तो अर्थात 2.35 एकदम करेक्ट है। अगला, नेक्स्ट बोला है 90 का कितना परसेंट 7.6 होगा? कितना होगा आपका? 40%। यानी कि मैं 19 के 10% की बात करूं, 19 के 10% की बात करूं तो कितना होगा? 9.1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 19 के मैं 10% की बात करूं तो कितना हो जाता है आपका? बताइएगा।
कितना होता है आपका 9.1। पूछा कितना है आपका 7.4% है, तो गुणा 4 का गुणा कर दो तो आपका 7.6 ही आएगा, 7.6 ही आएगा। ठीक है, अगला 16 से 80 के बीच सभी आवाज संख्या का औसत कितना है 70.2, यानी कि 16 नहीं 60 से 80 के बीच सभी आवाज संख्या का औसत कितना है। तो वो 60 आपकी आवाज संख्या नहीं है, 61 आपकी आवाज संख्या होगी, 62 नहीं होगी, 63 ऐसे निकालनी है आपको। आवाज संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से कट जाएं और इसके अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटें, वह संख्या आवाज संख्या कहलाती हैं। तो आपको करना क्या है, 60 से लेकर 80 के मध्य आपकी जितनी भी आवाज संख्या हैं उसको आपको लिखकर जितनी संख्या हैं उससे से डिवाइड कर लेना, तो आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें से ही हटा दो तो आपका 2.35 ही आएगा। अगला, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस भावना, करेक्ट है। श्वेत और श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। श्वेत माने क्या होता है सफ़ेद और श्वेत माने पसीना, अर्थात यह सही है। अगला, यह मुहावरा आ गया, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल यानी क्या होता है आपका वायु, अनल माने क्या होता है आपका वायु, हवा और पवन, तो यहाँ पवन सही है। अगला, गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त यानी कि किसी को गुप्त रखना, प्रकट यानी कि उसके साक्षात्कार दर्शन देना। ठीक है। अगला आ गया आपका पैसेज, तो आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 एंड 42। फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क एंड डिस्कवर द अपार्टमेंट स्मेल्ड लाइक cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. तो ये आप पढ़ लेना जो भी है। आगे दिया है एलिजाबेथ did not smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside while she was at work. यह आप सारा पढ़ लेना, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसका केवल आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट दिया है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो उनको क्या हुआ था अस्थमा, अर्थात इसका अस्थमा सही है। नेक्स्ट, एलिजाज न्यूज़ निगोरियस लिफ्ट, कहाँ आपकी डाउन स्ट्रेंस। अगला, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स अर्थात हम कह सकते हैं पर्यायवाची, अर्थात समानार्थी भी कह सकते हैं। किसका एक्साइल का पर्यायवाची पूछा है आपका सिनोनिम का, तो उसका क्या होगा वनिशमेंट या वेनिसमेंट ही बोल देते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हम किसको बोलते हैं आपका विलोम शब्द को, अर्थात इसका मॉडर्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जॉय। अगला, गिव वन सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसका एक पूरे सेंटेंस का एक शब्द बताना है। तो वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्टोनियर। ठीक है, 45 का ऐसा ही है। अब आपका रीजनिंग का सवाल आ गया है। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में एक शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना काफ़ी कमी आई है। कथन 1 कारण है, कथन 2 इसका प्रभाव है, यानी कि यह क्या है आपका कथन 1 कारण है और ये क्या है आपका सेकंड वाला प्रभाव है। ठीक है, तो यह बताना है आपका। तो इसका ये सही है, कथन 1 कारण है और दूसरा इसका इफेक्टिव है। नेक्स्ट, गोपी ने विवेक से कहा वह कौन आपका वह, मान लो वह मेरी माँ, यानी कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई के पिता हैं। गोपी ने विवेक से कहा, विवेक किससे कहा विवेक से, तो विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी, यानी कि यह व्यक्ति जो है विवेक से बोल रहा है कौन गोपी विवेक से कह रहा है यह जो व्यक्ति है वो मेरी माँ, यानी कि अर्थात
इसकी भी गोपी की माँ हुई, मेरी माँ के इकलौते भाई यानी कि इसके मामा हुए, मामा ही तो हुए, और उसके पिता तो कौन हुए? तो इसने बोला है कि गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो क्या कहेगी? नाना ही तो ही कहेगी। समझे नहीं आप? गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ, माँ यानी कि गोपी की माँ हुई, और गोपी के माँ के भाई तो गोपी के कौन कहलाए? मामा कहलाए, मतलब इकलौते भाई के पिता हैं, तो इसके भाई के पिता हैं, तो ये गोपी के क्या लगे? यानी कि गोपी के मामा के जो आपके पिता हैं वो गोपी के क्या लगते हैं? नाने तो लगेंगे, तो इसका नाना सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। फाइंड अ ऑड वन आउट, विषम चिन्ह आपको सुनना है। 3, 13, 17, 23, 33, 67, तो इसका 33 सही है। इसमें सभी की सभी आभाज्य संख्या हैं, लेकिन आपका 33 आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 11 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और 33 से तो कटेगी ही। ठीक है, तो इसका 33 आपका आभाज्य संख्या नहीं है। अगला, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है? 125। यानी कि सपोज डेट ये आपकी घड़ी हो गई, तो यहाँ आपका 6 बजता है और यहाँ आपका 6:10 होता है, तो इसका जो आपका कोण पूछा है तो कितना हो जाएगा आपका? 125 अंश। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से कर लेना, ऐसे तो आप डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, जो भी होता है 11h माइनस। ठीक है, अगला, यदि A को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, B को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, और C को, यानी कि A को 26 में, B को 25 में, C को 24 में कोडित किया जाता है, और Z को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? तो यानी कि आपको क्या बताना है, यानी कि हम अभी क्या खेलते थे, A 1 होता था, B 2, लेकिन यहाँ उल्टा है। Z क्या है आपका? Z क्या है? 1, Z से पहले कहता है WX बाई, तो बाई क्या है आपका? 2, यानी कि उल्टा प्रोसेस हो गया है। तो इसने पूछा किसका आपका? देखो मोबाइल, MOBILE, तो M का यदि उल्टे से देखेंगे तो कितना आएगा? 14 पे आ जाएगा। ठीक है, O, वैसे यदि हम O देखते हैं तो किस पे आता है आपका? 13 पे, तो किस पे आ जाएगा आपका? 12 पे। B उल्टा देख रहे हैं तो B बताया किस पे आएगा आपका? B 25 पे, और I 18 पे, और L देखोगे तो 15 पे, और E देखोगे तो 22 पे। तो क्या इसका यही सही है? 14, 12, 25, 18, 15, 22, यानी कि Z का 1, मतलब उल्टा देखना है, यानी कि A का 26, B का 25, C का 24, D का 23, E का 22, ऐसे उल्टा है, तो इसका यह है सही है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द अनामलई रीड टेल नाम की डेमिजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? कहाँ की गई है? केरल में की गई है। नेक्स्ट, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कब किया गया है? यूके को। अगला, INS सर्कस ने लाल सागर में स्पेस नौसेना के जहाज़ों को अल्माज PC 411, निमेर PC 431 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया। किस में किया गया? सूडान में किया गया है। अगला, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति इज ए मस्कट रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग फील्ड्स, तो किसके लिए? उपभोक्ता जागरूकता के लिए आपका इसका शुभंकर किया गया है। अगला, महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नया नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। राइट द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र, क्या है? संभाजी नगर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक IO के मध्य दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट, टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग
या तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना शुरू किया है? किसने? केरल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन उस टाइम का। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। एक कौन सी है आपकी? हिमाचल प्रदेश की शिमला। ठीक है, दूसरी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की आपकी राजधानी? धर्मशाला। एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, अगला, डाक कर्म योगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, अर्थात ये सही है। अगला करंट का है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? किसको? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। देन इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका बेंगलुरु में। ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन करता है? बांग्लादेश। कितनी इसकी सीमा है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी सीमा है। बांग्लादेश के बाद कौन आता है आपका? चीन आता है। चीन के बाद कौन आता है आपका? पाकिस्तान आता है। उसके बाद नेपाल आता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, ये सिक्वेंस बता रहा हूँ, फिर भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यह भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सिक्वेंस बताया मैंने। सबसे कम किसकी? आपकी अफगानिस्तान की, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी है क्या है आपकी? जेरूसलेम। ठीक है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? तो जेरूसलेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? कौन सा है? तेलंगाना। तो वो यहाँ बोला है 29वां राज्य है, लेकिन वर्तमान में भारत के राज्य कितने हैं? 28। यानी कि जब आपके सन 2019 से पहले 29 में जो राज्य बनाया गया था वो आपका कौन सा बनाया गया था? तेलंगाना बनाया गया था। तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। तो यानी कि आपको ध्यान होगा अक्टूबर 2019 में क्या कर दिया गया था? आपको ध्यान हो, अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर था उसको केंद्र शासित बनाया गया। तब आपके केंद्र शासित कितने थे? आपके कितने थे? 9 केंद्र शासित थे, 7 केंद्र शासित थे आपके तब उस टाइम पे। तो जम्मू कश्मीर को आपको एक जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद 2020 में, जनवरी 2020 में क्या कर दिया गया? आपको दादरा नागर हवेली और दमन दीप को आपका 2 को अलग कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। तो यानी कि जब जम्मू कश्मीर तब आपका क्या था? आपका यानी कि जम्मू कश्मीर तब आपका स्टेट था। तो 29 राज्य थे, तो 29 से कितने हो गए आपके? 28 राज्य हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 2 और जुड़ गए आपके, तो 9 हो गए। लेकिन 2020 में आपको बताया गया था कि दादरा नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया है, फिर पुर से आपके 8 हो गए। यानी कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2019 था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को किया गया था और जनवरी 2022 में वो 20 में वो किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किसमें? कर्नाटक में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कर्नाटका। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 65। किसको? 8 अक्टूबर को। ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स दिवस? 8 अक्टूबर। फिर से पूछ लेगा ये तो, क्योंकि आपको परीक्षा तभी है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? क्रुक को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। स्पेस कला मथुरा से सेटिस लिंक की परंपरा कला है किसकी? सांझी की। अगला, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। मैंने बताया था महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है महात्मा गांधी जी से, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित स्पेस को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, कौन सी है? अवरक्त विकिरण। अगला ये आपका 71 से 75 तक आपका अनुच्छेद यानी कि गद्यांश है। मादक पदार्थों का या के प्रयोग की लत आज के युवकों में तेजी से फैल रही है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। देखिएगा आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? कौन सा नहीं है? यदा कदा पान सुपारी का सेवन। अगला मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? तो ये सारी दिखाई देती हैं, कौन सी? पहली, तीसरी, चौथी, पहली, तीसरी, चौथी, ठीक है। अगला मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों को किस बीमारी का खतरा है? तो सभी का, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक असंतुलन, ये सभी आपका जो आपका मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, खाते हैं, उनको ये सारी बीमारियों का आपका खतरा होता है। अगला आपकी दृष्टि में मादक द्रव्य का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? बच्चे के माँ बाप, ठीक है। अगला भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उठना बैठना है, तो यह सही है। अगला फिर से गद्यांश पद्यांश गद्यांश आ गया है। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं। यह पढ़ना है आपको सारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। देखिएगा अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही वस्तु है? तो कौन सी है? पहली और चौथी, ठीक है। अगला रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से विकल्प सही है, कौन सा? शेयर खरीदना निवेश है। अगला अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है आपका? इसमें पहला, तीसरा, चौथा अशुद्ध है, दूसरा शुद्ध है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? सेविंग खाते में धन रखा धन। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना, ये आपका निवेश का उदाहरण है। ये आपकी DI आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। तो एक साइड क्या दिया है? 2010 में स्कूल में प्रारंभिक संख्या और एक साइड छात्रों की संख्या। देखिए पहला दिया है 2014 में के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 3150 2014 में। देखिएगा 2014, ये 2014 है, तो इसमें पूछा है 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग कितनी थी? तो आपको इसका निकालना है, तो टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। कितनी थी? 3150। नेक्स्ट, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? 2012 में। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? 1.7% की। अगला 2013 में
स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 93.75%। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना और अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा। नेक्स्ट, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या को स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 7:10। नेक्स्ट, 86 से 90 आपका दंडारेख है। एक साइड वर्ष दिया है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में है। इस साइड आपका उत्पादन है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्ष हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है 2003 से 2004 तक के उत्पादन में लगभग प्रतिशत कितनी गिरावट हुई है? लगभग 23%। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म का औसत उत्पादन ठीक बराबर था? 2002 और 7 के, यानी कि इसका औसत उत्पादन लगभग बराबर था। 2002 का और 2007 का औसत अनुपात बराबर था। एवरेजेबल बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी 2005 का और 2007 का, ठीक है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिवृद्धि कितनी हुई है? 183.33%। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, किसमें? 2002 में। अगला, दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन में सबसे अधिक है, 4 में, ठीक है। 91 से लेके 95 देखना, कंपनी दी है जो भी है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। कंपनी है, एक साइड कंपनी, एक साइड कर्मचारी, एक साइड लेखा जिसमें पुरुष महिला का लेखा जी का, एक साइड अनुसंधान पुरुष और महिला का, ठीक है। ये कंपनी, कर्मचारी, पुरुष महिला, ये रिसर्च, ये अकाउंट। इसके शॉट ले लें आप लोग इसका। तो इसका यदि लेखा विभाग में ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है, तो ई में कितने कर्मचारी हैं MBA की डिग्री है? लगभग 77। अगला, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? 35:11। नेक्स्ट, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ए के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है? 234.29%। अगला, इसका 208 और 115 पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट, इसका 138। नेक्स्ट, 96 से 100 तक है। इसमें आपका ये दिया हुआ है, देखो। एक साइड राज्य, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, पुरुष एवं महिला का अनुपात, ये गरीबी नीचे से ऊपर है और गरीबी रेखा से ये ऊपर है, ठीक है। ये स्टेट है, ये गरीबी नीचे संख्या का प्रतिशत है, ये पुरुष और महिला दो भी हैं, पुरुष और महिला। ये आपका नीचे का है गरीबी से और ये गरीबी से ऊपर का है, ठीक है। इसके शॉट ले लें आप लोग, इसको पढ़ लेना जो भी है। पहला दिया है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? 5 मिलियन है। अगला, यदि राज्य डी में गरीबी से रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, 2.4 मिलियन। अगला, 98, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाएं 1.8 मिलियन है, 3.55 मिलियन। 99 का 1:2। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिएगा? 1.8 मिलियन, ठीक है। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। और यह है आपका 2022 का 16 तारीख का, यानी कि 16 अक्टूबर को हुए थे, 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, और आप यदि नए जुड़े थे तो मैं बताया था सब्सक्राइब करना ना भूलें,
अपने सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का लेकर आऊँगा, सेकंड शिफ्ट का आंसर की लेकर जरूर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।